हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज है हमारा पार्ट नंबर 2 इंडियन इको के पहले चैप्टर का। आज हम इंडियन इको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 1 में एग्रीकल्चर के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, थोड़ा मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था बिकॉज आई सेड कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आना गारंटेड होता है। आज उसके आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर से शुरू करेंगे, आगे चैप्टर को खत्म हम करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। टेलीग्राम पे नोट्स हैं, व्हाट्सएप पे हम एमसीक्यूज डालते हैं, इंस्टाग्राम है, सारी प्लेलिस्ट है अकाउंट्स इको बिजनेस की। हर जगह जाके फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बेस्ट कंटेंट 11th एंड 12th कॉमर्स का हमारे पास है, हम डाल रहे हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दिया करो ताकि उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं हमारा इंडियन इको चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने किया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर में क्या कुछ खराबी करी। वो जमींदारी सिस्टम लेकर आए, कमर्शियलाइजेशन करा एग्रीकल्चर का, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम हुई, वो सारे पॉइंट्स हमने करे। आज हमें करना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे तबाह किया। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। वो कहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल हम लेकर जाएं ब्रिटेन, और फिनिश गुड्स हम इंडिया में लेकर आए, इंडिया में लाके डंप कर दें। देखो बेटा, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में वो लेके जाते थे। ठीक है, जिस भी देश में जहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, जहां पर भी फिनिश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स बन रही होंगी, उसी देश में तो फैक्ट्रीज होंगी ना, उसी देश में इंडस्ट्रीज लगेगी, उसी देश में लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्री हो ही ना, इंडिया में कोई फैक्ट्री ना हो, कोई इंडस्ट्री ना हो। तो इससे क्या हुआ, हमारे लोग गरीब रह गए क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मशीन नहीं है, कोई अमीर ही नहीं बना। और लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिली क्योंकि इंडस्ट्री में तो काम करती है ना लेबर, और लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिली। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्री को तबाह कर दो। जब इंडिया में इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी तो क्या होगा, सामान तो हमें चाहिए, कपड़ा तो मुझे चाहिए। अब कपड़ा इंडिया में तो बन नहीं रहा, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को तो खत्म कर दिया। इंडिया में कपड़ा नहीं बन रहा तो कपड़ा तो मैं डालूंगी ना, कहीं से तो खरीदूंगी ना। तो मैं कहां से खरीदूंगी, मैं ब्रिटिशर्स का बना हुआ कपड़ा खरीदूंगी। इंपोर्टेड कपड़े जो ब्रिटिशर्स लेकर आए इंडिया में इंपोर्ट करा के ब्रिटेन से, वही तो खरीदूंगी फिर। और क्या ऑप्शन बचा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे को बोला कि तुम रॉ मटेरियल बनाओ। उन्होंने हमसे रॉ मटेरियल बनवाया, जो कि हमने पढ़ा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर उन्होंने कमर्शियलाइज कराया। वो रॉ मटेरियल को उन्होंने करा एक्सपोर्ट, इंडिया से कहां लेकर गए, ब्रिटेन। ठीक है, और क्या बोला, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा। अगर इंडियंस रॉ मटेरियल बना के ब्रिटेन भेजेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में जाके फैक्ट्रीज बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई। ठीक है, मशीनरी लगाई वहां पे, और वहां की लेबर को नौकरियां दी, और वहां पे बनाया फिनिश गुड। अब फिनिश गुड इतना सारा बन तो गया, बेचेंगे कहाँ, बेचेंगे फिर से कहाँ, वापस इंडिया में। तो अगर हम ब्रिटेन से फिनिश गुड इंपोर्ट करवा रहे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री होगा, उस पे भी कोई टैक्स, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम ब्रिटेन से फाइनल गुड मंगवाते हैं तो ब्रिटेन का तो फायदा हो गया, सस्ता रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, मार्केट भी बनी बनाई मिल रही है, फिनिश गुड उनका बिकेगा में। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज लगने लगी, ब्रिटेन का फायदा ही फायदा होने लगा, वहां के लोग अमीर हो गए, लोगों को नौकरियां मिल गई, लोगों ने इंडस्ट्रीज खोली, लोगों का फायदा ही फायदा हुआ, पूरे देश का जीडीपी बढ़ा। ठीक है, ग्रोथ हुआ। इंडिया में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर इंडियन लोग खुद हैंडीक्राफ्ट बनाने लग गए, इंडियन लोग खुद अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, खुद हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। तो अगर तुमने हैंडीक्राफ्ट बनाया अपना खुद का और उसको बाहर भेजने की कोशिश करी, तो हम उस पे बहुत हैवी टैक्सेस वसूलेंगे, हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तभी तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो हैंडीक्राफ्ट, वरना हम तुम्हें हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करने देंगे। तो क्या हुआ, इतना हैवी टैक्स है, इतने हैवी टैक्स की वजह से कोई कर ही नहीं पाया, बना ही नहीं पाया, टैक्स ही नहीं पे कर पाया। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया, और हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गए किस पे, ब्रिटेन पे, कि वो फिनिश गुड बना के देगा, हम वो खरीदेंगे। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, स्वदेशी मूवमेंट आया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गांधी जी थे, वो बोलते थे कि अपने देश में बने हुए खादी के कपड़े पहनो। स्वदेशी मूवमेंट आया कि मेड इन इंडिया चीजें पहनो, बाहर से सामान, बाहर से आया हुआ इंपोर्टेड सामान मत पहनो। इसीलिए फिर है ना, गांधी जी और इन सब लोगों ने वो शुरू किया था ताकि ये इंपोर्टेड फिनिश गुड्स को
खत्म कर सके, इंडिया में इंडस्ट्रीज बनवा सके, ठीक है जी। सो दिस वाज हाउ दे डिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें 3 स्टेप्स थे। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। दुनिया में किसी और के साथ भी ट्रेड करोगे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बेचोगे तो उस पे हैवी टैक्स लगेगा। ये 3 स्टेप से उन्होंने क्या किया, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। अब इससे क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई तबाह, इससे मेरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई खत्म, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आ गया डिक्लाइन। अगर इंडस्ट्री ही नहीं बची तो लोग काम किस में करेंगे, लोग काम ही नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा हो गई। अच्छा, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए घूम फिर के वो भी एग्रीकल्चर में चले गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे और ज्यादा बोझ बना। तो एग्रीकल्चर में और ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ चीप फिनिश गुड्स हो रहा था ब्रिटेन से, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी बेटा इंडिया में। देखो बेटा, अगर मुझे फैक्ट्री बनानी है, लगानी है किसी भी चीज की, तो फैक्ट्री में मैं खुद जाके काम करूंगी नहीं, मशीन लगाऊंगी, मशीन से काम होगा। अगर मुझे मशीन ही ना मिले तो क्या मैं फैक्ट्री लगा पाऊंगी? नहीं मैम, बिना मशीन के फैक्ट्री का क्या करोगे, दीवारों से तो कपड़े नहीं बनेंगे। मुझे मशीन ही नहीं मिली, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वही नहीं थी इंडिया में, वही नहीं थी इंडिया में। इंडस्ट्रीज विच मेक मशीन टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, वो इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, वो इंडस्ट्रीज सरकार ने बनने ही नहीं दी इंडिया में। तो इंडिया में मशीन्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, तो फैक्ट्रीज भी नहीं लगी, ठीक है जी। जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो आ रहा था उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर से आ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो गया था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेटा सरकार को तो बीच में आना ही पड़ेगा। अगर सरकार एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना चाहती है या इंडस्ट्री को इंप्रूव करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। गवर्नमेंट को गरीबों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, मशीनरी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज लगवानी पड़ेंगी। पर गवर्नमेंट उस टाइम पे किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। क्या ब्रिटिशर्स हमारी मदद करेंगे? जी नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का रोल तो था ही नहीं उस टाइम पे, सरकार ने तो किया ही नहीं कुछ। उल्टा सरकार जो ब्रिटिशर्स की थी उसने तो खराबी करी, इंप्रूव तो कुछ किया नहीं। विच इज वाई अगेन इंडस्ट्री हमारी खराब हो गई, तबाह हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं था, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की सरकार थी, और कंट्रीब्यूशन कम था जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिशर्स ने क्या इंपैक्ट डाला। बेटा फॉरेन ट्रेड पे भी सेम ही चीज है, हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड। सो इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, एक तरीके से एक फीडर इकोनॉमी बना दिया। इसको क्या बोला जाता है कि इंडिया क्या थी, फीडर। इंडिया फीड कर रही थी रॉ मटेरियल किसको, ब्रिटेन को। तो इंडिया वाज अ फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन, ठीक है, जहां से रॉ मटेरियल फीड किया जा रहा था। और इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड भी था कि अपना फिनिश गुड बनाओ, इंडिया में डंप कर दो, इंडियंस खरीद लेंगे, ठीक है, दैट वे। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, कच्चा, ठीक है, सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, शुगर, इंडिगो जूट। हमसे सिल्क लेके गए, कॉटन लेके गए, वूल लेके गए, उसी हमारी ही बनी बनाई कॉटन से कपड़े बना के वापस हमें बेच दिए। सोचो, कॉटन भी हमारी और कपड़े भी हम ही खरीद रहे हैं, बना ब्रिटेन रहा है, बना ब्रिटेन रहा है। सोचो कितनी गलत बात है, वहां इंडस्ट्री है सारी, हमारे पास इंडस्ट्री ही नहीं है कि हम अपनी ही कॉटन से कपड़े बना लें, ये इंडस्ट्री ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, शुगर, इंडिगो जूट, ये सब कुछ हमें बाहर भेजा, फिर शुगर से प्रोडक्ट्स बना के वापस हमें बेच दिए। और हमने इंपोर्ट क्या कराया, फिनिश गुड्स, जैसे कि क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, ये जो रॉ कॉटन हमने बाहर भेजी, इसी से बने हुए कपड़े वापस उन्होंने इंडिया में लाके बेचे, ठीक है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल। और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जैसे कि लाइट मशीनरी, छोटी मोटी मशीनरी, वो भी हम बाहर से ही इंपोर्ट करा रहे थे। आज की डेट में इंडिया कंपेरेटिवली काफी सेल्फ सफिशिएंट है, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी का सारा कुछ तो इंडिया में ही बनता है, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं कि कपड़े भी बाहर से ही मंगा रहे हैं, अपने देश में काफी कुछ अब बनने लग गया है, ठीक है। दूसरा, मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन था। आधे से ज्यादा हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, क्योंकि सिंपल है ना यार, ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना है तेरे को, चल ठीक है मैं टैक्स नहीं लूंगा। अरे ब्रिटेन के अलावा बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? अगर तुझे बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करना है तो तुझे बहुत हैवी टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को। अब तुम इतना हैवी टैक्स तो दे नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो ठहरे गरीब।
तो हैवी टैक्स ना देने के चक्कर में लोग कहीं और किसी और देश के साथ ट्रेड ही नहीं करते थे। ट्रेड ही सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। 50% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। आज की डेट में हर देश का ये मोटिव रहता है कि मैक्सिमम किसी सिंगल देश के साथ 10-12% रखो, पूरे दुनिया भर के साथ ट्रेड करो ताकि किसी एक देश पे तुम डिपेंडेंट ना रहो, वो देश आके तुम पे कब्जा ना कर ले। इसलिए पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहो। हमारा तो आधे से ज्यादा किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ। तो वी वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, स्वेज कैनाल ओपन हुई 1869 में, जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड रूट बना इंडिया और ब्रिटेन का, जिसकी वजह से हमारा रास्ता छोटा हो गया 7200 किलोमीटर से। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, जगह है खाली। पहले क्या होता था ना बेटा, ये स्वेज कैनाल क्लोज्ड था। स्वेज कैनाल एक छोटा सा रास्ता है, ठीक है। मान लेते हैं ये ब्रिटेन है, ये हमारा इंडिया है पहले, और यहाँ पे अफ्रीका आई थिंक, हाँ होता है, ठीक है। पहले क्या था, ये यहाँ पे छोटा रास्ता बंद था। हमारा सामान इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड कैसे होता था, ऐसे होता था, पूरा घूम के ट्रेड करना पड़ता था, बीच वाला रास्ता पहले बंद था। तो इंडिया और ब्रिटेन को अगर ट्रेड करना है, पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था, मतलब पानी से शिप्स के थ्रू घूम के जाना पड़ता था। 1869 में ये डायरेक्ट रास्ता खुल गया और अब ऐसे डायरेक्ट हमारा ट्रेड होने लग गया, जिसकी वजह से 7200 किलोमीटर से रास्ता छोटा हुआ, कई दिनों का समय बचा, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, पेट्रोल भी बचता है ना। तो और भी ज्यादा सस्ता हो गया सामान, और भी ज्यादा अच्छा जल्दी ट्रेड होने लगा, और भी ज्यादा बेटर ट्रेड हमारा होने लगा ब्रिटेन के साथ। ठीक है। अगला है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पीवाईक्यूज में, बहुत बार रिपीट हुआ है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ एज इट इज लिखा आएगा। अगर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ लिखा आता है तो आपको जेनरिक आंसर नहीं लिखना, जो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा है वही लिख के आना है। इसमें आप सीधा ऐसे नहीं लिखोगे कि अरे हम तो सोने की चिड़िया थे, ब्रिटिशर्स हमें लूट के ले गए, ऐसा नहीं लिखना बेटा। इसमें ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का क्या मतलब है कि बेटा जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त भी क्या हो रहा था, उस वक्त भी क्या हो रहा था, हमें एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे, इंपोर्ट कम कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा बेचारे गरीब लोग थे यार, गरीब लोग थे, ब्रिटिशर्स के बने कपड़े भी कितने ही खरीद लेंगे, गरीब लोग थे। ठीक है ना, तो हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। मतलब मैं 1000 रुपए का एक्सपोर्ट कर रही हूँ और सिर्फ 500 रुपए का इंपोर्ट कर रही हूँ, तो नेट नेट मेरे पास जो है 1000 रुपए, 500 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मेरे पास 500 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं नेट। अब ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपए आया, ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया, टेक्निकली तो वो मेरे देश का है ना, इंडिया का है ना। आज की डेट में क्या होता है, जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता है वो हमारे आरबीआई के पास हमारा पैसा जमा होता है, आरबीआई के पास सारा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, आरबीआई हमारे देश के लिए वो सब मैनेज कर रहा है, हमारे ही देश के लोगों का पैसा है वो। पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे, तो आरबीआई नहीं था, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो हमारे देश का पैसा होता था, जो हमारा प्रॉफिट था, मेरे देश के लोगों का पैसा था, एक्सपोर्ट सरप्लस, उसको भी हमारे ऊपर खर्च नहीं करते थे। पैसा हमारा, पर किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि सरकार तो ब्रिटिशर्स की है। वो हमारे पैसे को भी हमारे पे खर्च नहीं करते थे, हमारे पैसे को भी अपने ऊपर खर्च करते थे। किसके ऊपर, अपने ऑफिस बनाने पे खर्च करते थे, और अपनी वॉर्स, अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए खर्च करते थे। ठीक है, अपने इंपोर्ट्स वगैरह के लिए खर्च करते थे, अपने खर्चे पूरे करने के लिए करते थे, अपनी आर्मी पे खर्च करते थे, हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को। इस चीज को बोला गया है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कि इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे खर्च नहीं किया, बल्कि अपने ऑफिस बनाने के लिए, अपनी वॉर्स लड़ने के लिए, अपने इंपोर्ट्स करवाने के लिए उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस को खर्च किया। तो हमारी इंडियन वेल्थ वो ड्रेन कर गए, खत्म कर गए। ठीक है। अगला, डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी कैसी थी, डेमोग्राफिक मतलब हमारे जो लोग थे उनकी हालत कैसी थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल कैसा था। इसमें तुम बेसिकली बताओगे पढ़ाई लिखाई के बारे में और साफ सफाई, हेल्थ के बारे में। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ की इसमें ज्यादा बात होती है। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 48 पर 1000 बर्थ रेट था, 40 पर 1000 का डेथ रेट था, मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। अगर 1000 लोग जिंदा हैं,
उसमें से 48 और पैदा हो जाते थे पर 1000 एक साल में और 1000 में से 40 मर जाते थे एक साल में। ये दोनों ही नंबर बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ पर 1000 इन एन ईयर ज़्यादा थे। बर्थ रेट भी ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा। लिटरेसी पढ़ाई-लिखाई बहुत कम थी। ओवरऑल लेस देन 16% लोग पढ़े लिखे थे। फीमेल लेस देन 7% पढ़ी लिखी लिटरेट थी। मतलब पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, सब लोग अनपढ़ थे और इसीलिए इसीलिए उन पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अगर लोग पढ़े लिखे होते तो वो शायद ये सब कुछ नहीं होने देते। आज की डेट में हम फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम कहीं न कहीं, है ना, ये सब नहीं होने देंगे, ठीक है? हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर थी। क्योंकि एयर और वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि हवा भी गंदी, पानी भी गंदा था, तो एयर एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रहे थे। हेल्थ फैसिलिटी बहुत गंदी थी, ठीक है? इनफैंट मोर्टेलिटी रेट कितना था? कहते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 218 बच्चे 1 साल के अंदर-अंदर मर जाते थे। अगर उस टाइम पे 1000 बच्चे पैदा होते थे, 218 बच्चे 1 साल में मर जाते थे। आज की डेट में सिर्फ 27 बच्चों की ही डेथ होती है 1 साल के अंदर। क्योंकि जब नया बच्चा पैदा होता है, उसको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा मेडिकल सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा खाना-पीना अच्छा चाहिए होता है, जो उस टाइम पे नहीं था, आज की डेट में है। तो उस टाइम पे 1000 बच्चे पैदा हुए, तो 218 1 साल में मर गए। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। आज की डेट में ये नंबर है 27। 27 भी बहुत ही ज़्यादा है, बट स्टिल फार बेटर देन पहले वाला, ठीक है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अगर एक इंसान जिंदा है तो कितने टाइम तक जिंदा है? उस टाइम पे 32 साल तक ही जिंदा था। अब ऑलमोस्ट 70 साल तक इंडिया के लोग जीते हैं। 70 भी वैसे कम है, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है, फिर भी कई कई 80-80 साल का भी है ना, है अच्छा खासा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर इंडिया में स्टिल चलो ठीक है, पहले से तो बहुत बेटर है। और गरीबी बहुत ही ज्यादा थी, गरीबी बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों थी? हेल्थ कंडीशंस बहुत बुरी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग फार्मर्स तो सुसाइड कितने करते थे, सरकार ही गोली मार देती थी, ब्रिटिशर्स ही मार देते थे कितने लोगों को, लड़ाई झगड़ा होता था, जंग होती थी, उसमें लोग मर जाते थे। सो अ लॉट ऑफ रीजंस। आज की डेट में हम बहुत स्टेबल अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट कि तुम उस टाइम में पैदा नहीं हुए, तुम एक ऐसे टाइम में पैदा हुए, ठीक है? ऑलमोस्ट 70 ईयर्स वी विल लिव, ठीक है? सो हमने क्या देखा, सारी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बुरी थी, जिसकी वजह से बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा, इनफैंट मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम, ठीक है? हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी, हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम, ठीक है? पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम और पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा। ये हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस थे। अगला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेरा कैसा था? ऑलमोस्ट 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर में थे, ठीक है? मेजरली पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में सब लोग जो है एग्रीकल्चर ही कर रहे थे, ठीक है? 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, सिर्फ 10%, ठीक है? वो भी कहाँ? तमिलनाडु, एपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है? केरला, कर्नाटका, इन जगह पे थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज थे। मोस्टली आप देखो साउथ वाली साइड कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा थी इंडस्ट्रीज, वहां पे ब्रिटिशर्स का थोड़ा कम था रूल। नॉर्थ में बहुत ज्यादा हालत ब्रिटिशर्स ने खराब कर रखी थी, ठीक है? टर्शियरी सेक्टर 15 से 20% लोग जो थे सर्विस सेक्टर में थे। अगेन सिमिलर स्टेट्स में ही सर्विस सेक्टर था। नॉर्दर्न साइड में अगर हम देखें, पंजाब वगैरह की साइड में हम देखें, थोड़ा सेंटर की साइड भी अगर हम देखें, तो वहां पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा था, ठीक है? अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो टॉपिक्स आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया और क्यों किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया और क्यों किया? हम देखिए सबसे पहले क्या किया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रोड्स बनाई, रेलवेज बनाए, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया, कम्युनिकेशन बनाया। तुम कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने तो इतना कुछ बनाया हमारे लिए। पर रुक जाओ, रुक जाओ। जो रोड्स बनाई वो बहुत ही बुरी हालत की थी, इतनी बुरी थी कि बारिश आते ही टूट जाती थी, बारिश आते ही रोड्स टूट जाती थी, दलदल बन जाता था, बहुत बुरी क्वालिटी की रोड्स थी। हमारा ही पैसा, हमारे पैसे से हमारे लिए रोड्स बनाई, इतनी बुरी बनाई कि एक बारिश में टूट गई, फिर से हमारे पैसे से दोबारा रोड्स बना रहे थे, ठीक है? रेलवेज बनाई। पहली ट्रेन हमारी गई बॉम्बे से थाने 16 अप्रैल 1853 को। पर रेलवेज भी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी, मोस्टली ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे, वही यूज कर रहे थे। बहुत महंगी होती थी टिकट, तो इंडियंस नहीं बैठ पाते थे, ठीक है? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट था, अनइकोनॉमिकल था, बहुत महंगा था हमारे लिए। एक कोस्ट कैनाल बनाई थी उड़ीसा में, जो बुरे तरीके से फेल हो गई थी। हमारा पैसा, कोस्ट कैनाल बनाया, फेल हो गया, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है? कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल स्टैंप वगैरह बनाए, पोस्ट ऑफिस वगैरह बनाए थे, ठीक है? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स वगैरह थे, बट अगेन इतने महंगे थे कि इंडियंस यूज नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, पर बहुत ही पुअर क्वालिटी का बनाया, बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी बनाया, और जो ठीक ठाक था भी वो इतना महंगा था कि हम यूज नहीं कर सकते थे। फिर आप बोलोगे कि मैम ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा ही क्यों? क्या हमारे फायदे के लिए किया?
नहीं, ब्रिटिशर्स ने जो भी बनाया अपने खुद के फायदे के लिए बनाया। उन्होंने इसलिए बनाया, रेलवेज इसलिए बनाया ताकि पूरे देश में से रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सके। पूरे देश में रेलवे लाइन बिछाई ताकि रेल्स चले, रेल्स ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे देश से रॉ मटेरियल कलेक्ट करे और फिर ब्रिटेन में भेजे। अपनी आर्मी की मूवमेंट के लिए सड़कें बनाई क्योंकि आर्मी हर जगह होनी चाहिए, तभी पूरा देश संभलेगा, वरना लोग तो भैया तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। आर्मी कैसे पहुंचेगी अगर सड़कें अच्छी होंगी? तो सड़क बनाई ताकि उनकी खुद की आर्मी मूव कर सके। प्रॉफिट मोटिव, अगर ये सारी चीजें बनाई, इनसे अगर हम लोग इंडियंस अगर यूज कर रहे हैं तो इंडियन से मोटा पैसा लेते थे तो इनका प्रॉफिट भी होता था। अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब किया, ठीक है ना। कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्थ में बैठ के भी साउथ का पता रहे पोस्ट के थ्रू कि हाँ वहां पे नीचे क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, ईस्ट में वेस्ट में कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एंड पूरे देश पे मिलिट्री कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये सब वो करते थे, ठीक है। अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है तो नीचे वाले लोग तो लड़ाई झगड़ा करके इनको निकाल देंगे। इसीलिए पूरे देश में कॉन्टैक्ट बना के रखना जरूरी था, इसीलिए पोस्टल स्टैंप, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट इन्होंने बनाया, ठीक है जी। तो उन्होंने क्यों बनाया? अपने फायदे के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए बनाया। इंडियंस के लिए तो नहीं बनाया, और बनाया इतना बुरा कि हम यूज भी नहीं कर रहे थे। अगर कर भी रहे थे तो बहुत महंगा था, तो हमसे वैसे भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। रोड्स, रेलवे सब कुछ बुरी क्वालिटी का था। यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म होता है, एक आखिरी टॉपिक आता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया? एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और क्रिटिकल अप्रेजल। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और क्रिटिकल अप्रेजल की ओवरऑल एक समरी हम बताएंगे। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके बाद चैप्टर हो जाएगा 5 मिनट में खत्म। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में जो पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, जो कहता है ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में ना तो इरिगेशन था, ना तो इन्वेस्टमेंट था, ना तो फर्टिलाइजर था, केमिकल था, कुछ नहीं था, जिसकी वजह से लैंड और सॉइल मेरे खत्म होते जा रहे थे, खराब होते जा रहे थे। लेकिन लेकिन ओवरऑल एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ गया। मान लो पहले एग्रीकल्चर ही हो रहा था इतने से लैंड पे, अब ये लैंड की क्वालिटी खराब हो गई तो पर लैंड एरिया तो कम फसल उग रही है। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जितना भी खाली लैंड पड़ा था, राजा महाराजा का सारा लैंड उन्होंने हड़प लिया, और अब एग्रीकल्चर ही ज्यादा लैंड पे होने लग गया, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, क्योंकि लैंड ही उन्होंने ज्यादा हड़प लिया राजा महाराजाओं का, और जितना भी खाली लैंड पड़ा था सारा जमींदारों को दे दिया, सारा उनको बोला कि इस पे फार्मिंग कराओ, लगान भरवाओ, ठीक है। सो ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर हुआ। प्रोडक्टिविटी तो कम थी, लैंड पर लैंड एरिया तो कम प्रोडक्शन हो रही थी, पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर एग्रीकल्चर हुआ। ओवरऑल एरिया ही ज्यादा हो गया, हर एक खाली एरिया पे एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने शुरू कराया, ठीक है। चलो थोड़ा तो एक पॉजिटिव चीज थी कि खाली एरिया खाली नहीं है, है ना, एग्रीकल्चर हो रहा है, कुछ तो अच्छी बात थी। ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज वगैरह बनाई, ठीक है, कहीं ना कहीं आज भी हम वही रेलवेज यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। फेमाइन्स पे चेक रहने लगा रोड्स की वजह से। जब भूखमरी होती थी, जब लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, तो सड़कों की मदद से उन तक रोटी पहुंचाई जाती थी, ठीक है। फेमाइन्स के केस में रोड्स हमें हेल्प करती थी। हमारे पास पहले बार्टर सिस्टम था, मनी का सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स ही लेकर आए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने ब्रिटिशर से ही सीखा। पहले हमारे राजा महाराजा का रूल चलता था, क्या पता आज भी इंडिया में वही चल रहा होता अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते, क्या पता आज भी एक राजा होता, उसका किंगडम होता, है ना, क्या पता आज भी ऐसा होता। तो ब्रिटिशर्स ने आके वो राजा महाराजा सिस्टम खत्म किया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने कहीं ना कहीं हमें दिया। उनके जो ऑफिस थे हमने वही ऑफिस यूज करे हैं। तुम्हें पता है उनके जो ऑफिस थे जहां पे टेबल्स और वो सब था, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, उन्हीं ऑफिसेज को फिर हमने अपनी सरकारी दफ्तर बना लिए बाद में। अच्छी बात भी है, क्यों क्यों वेस्ट करें भाई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम क्यों वेस्ट करें। पर कहीं ना कहीं उनका जो ऑफिस सिस्टम था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसने ही हमें मदद करा डेमोक्रेसी लाने में, और इस जिस तरीके से आज देश चल रहा है उस तरीके से चलाने में। तो ये कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुम बेटा इतना बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, सब सब कुछ बुरा नहीं कर सकते, कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अच्छा, तभी है ना तुम अपना राज चला सकते हो, वरना नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके थे। अगर लास्ट में हम बात करें एक क्रिटिकल अप्रेजल, एक ओवरऑल कंक्लूजन कि ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ किया, हमारी इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी बनाया, यानी 200 साल हमारे ऊपर वो राज करके गए। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बनाया, जहां पे मतलब फ्यूडल यानी सरकारी और कैपिटलिस्ट दोनों कहीं ना कहीं साथ मिलके काम कर रहे थे, ठीक है।
हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट स्टेगनेंट हो गया, 2% से भी कम हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी। आज के डेट में 5-7-8% ग्रो करती है जीडीपी। उस टाइम 2% से भी कम कर रही थी, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हमारी इकोनॉमी थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी, इलिटरेसी बहुत ही ज्यादा थी। सारे एसेट डेप्रिशिएट हो गए। रोड्स है, रेलवेज है, कैनाल्स हैं, 200 साल पहले बनाए, 150 साल पहले बनाए, ठीक ही नहीं कराए। एसेट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा, उसको रिपेयर ही नहीं किया, सारे एसेट डेप्रिशिएट हो गए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कर लिया, हमारी भी सरकारों ने काफ़ी कुछ तो आज तक भी ठीक नहीं किया। आज तक भी बहुत रेलवेज़ ऐसे हैं जो सरकार ने ठीक ही नहीं करे, उसी टाइम के चलते आ रहे हैं, ठीक है? तो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, एसेट्स हमारे रिप्लेस नहीं हुए एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स आए तो एक देश में थे और वापस 2 देशों से गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमारी पार्टीशन भी करा गए जाते-जाते पाकिस्तान के साथ। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी हमें बनाते। तो क्या इकोनॉमी थी? एम्प्यूटेटेड थी, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, कॉलोनियल थी, डेप्रिशिएटेड थी, ठीक है? सेमी फ्यूडल थी, ठीक है? एम्प्यूटेटेड थी, ए, बी, सी, डी, एस, एस। ए, बी, सी, डी, एस, एस। ऐसी इकोनॉमी हमारी छोड़ के गए। एम्प्यूटेटेड, बैकवर्ड, कॉलोनियल, डेप्रिशिएटेड, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, ठीक है? ये सब कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ करके गए। ऐसी इकोनॉमी वो हमारी छोड़कर गए ब्रिटिशर्स जब इंडिया को लीव करके गए। ये था हमारा पूरे का पूरा इंडियन इको का चैप्टर 1। अब तुम्हें सब्सक्राइब करके जाना है। अगर एक समरी की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या किया? जमींदारी सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, रॉ मटेरियल बाहर लेकर गए, फिनिश गुड अंदर दिया। फॉरेन ट्रेड में 50% से ज्यादा उनके साथ हो रहा था, स्विस कैनाल हमारा ओपन हुआ, वो सब कुछ, ठीक है। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बनाया पर बुरी क्वालिटी का था। हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत हाई था, ठीक है, ये सब चीजें थी। अच्छा, इसमें ईयर्स मेरे लिखने रह गए। ईयर्स ना मैं आपको इस पीडीएफ में डाल के ही टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगी। इसमें ईयर्स लिखने रह गए। जैसे ईयर 1921 था, हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। रेलवेज कब आए, वो सब 2-4 ईयर्स है, याद कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर 1 में से थोड़े बहुत ईयर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी वही 1947, 1757 वही कुछ एक ईयर्स हैं, ठीक है। बाकी बस फिर हमारा हो गया क्रिटिकल अप्रेजल, ए बी सी डी एस एस। ये पूरा एक हमारा समरी था इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर 1 खत्म हो गया, 2 पार्ट्स में हमने करा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगला लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 2, एंड मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।